चलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अंकुल, रश्मि, सत्यम, विवेक, विशाल, शिल्पा, सोनू, राहुल, माहिर, प्रियम, उमेश, शशि, प्रभास, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका इतिहास को, जिसमें हम लोगों ने अभी आपका भारत पर विदेशी आक्रमण को कल समझने का प्रयास किया था। अब आते हैं हम, आज आप पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में। बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य का एक तो काल याद रखेंगे, कब से कब तक? 319 एडी से लेकर के 540 एडी तक। यदि मैं आपसे पूछूं कि गुप्त साम्राज्य ने भारत पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया है, तो क्या आपका उत्तर होगा? एक बार देखेंगे, ठीक है। वही आंसर दोस्त करने हैं जिनके क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, उम्मीद करूंगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को। क्यों? ऐसा क्या हुआ कि इसको हमने गोल्डन पीरियड नाम दे दिया, या इतिहासकारों ने इसको गोल्डन पीरियड का नाम दे दिया? सबसे बड़ा कारण है कि इस युग में भारत के बहुत सारे विद्वान लोग पैदा हुए। आप लोग समझ सकते हैं ये, मतलब ऐसे समझिए कि विद्वान लोग पैदा हुए और गुप्त साम्राज्य का शासन रहा, या ऐसे समझिए गुप्त साम्राज्य का शासन रहा और विद्वान लोग पैदा हुए। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ, वराहमिहिर जैसे महान खगोलज्ञ, महाकवि कालिदास जैसे लोग, घटकरपर जैसे ज्योतिष के व्यक्ति, छपणक ज्योतिष के महान व्यक्ति, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग इस समय पर आपका देखने को मिले इस गुप्त साम्राज्य के समय पर, जिसने भारत के इतिहास को चार चांद लगाए। साथ में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, सभी लोगों के बारे में हम बात करेंगे। तो ये सब किस काल में हुआ? गुप्त साम्राज्य में। जो गुप्त साम्राज्य को क्या बनाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बनाता है। संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त का पुत्र कौन है? घटोत्कच है। इनका वर्णन मिलता है। दरअसल में कुछ जगह सिक्के मिले, सिक्के मतलब कुछ कॉइन मिले जिनमें नाम लिखा हुआ मिलता है श्रीगुप्तस्य। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने यह माना कि श्रीगुप्तस्य नाम का कोई व्यक्ति रहा जिसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। वह एक कमजोर शासक रहा, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि उसकी नहीं रही। तो पहले कौन बोलेंगे? संस्थापक पूछा जाएगा तो श्रीगुप्त कहेंगे, श्रीगुप्त कहेंगे। 221 वर्ष जिन दोस्तों ने कहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे अब आते हैं, कौन बोला मैंने? आपका श्रीगुप्त के बाद में घटोत्कच, और फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कितने वर्षों तक गद्दी पर रहा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, असली संस्थापक ये है। वास्तविक समझ गए कि इसने अपने राज्य को एक रूप दिया और सीमाओं को बढ़ाया, इसीलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि उसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा, कब बैठा? 319 एडी में, और इसी दिन इसने चलाया गुप्त संवत। गुप्त संवत आप लोग समझते होंगे कि एक गुप्त कैलेंडर है। बहुत सारे राजा जिस दिन बैठे तो उसी दिन से अपना कैलेंडर शुरू कर देते थे। जैसे मैंने आपको बताया था कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था, तो आप कहेंगे भैया 78 एडी में कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था, उसने आपका कौन सा वंश चला, क्या बोल, कौन सा संवत उसने चलाया? तो आप कहेंगे उसने शक संवत को चलाया था। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है ये बात ध्यान रख लेना, ये चंद्रगुप्त प्रथम है। बहुत सारे दोस्त चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम में कंफ्यूज रहते हैं। तो ये गुप्त है, ये गुप्त वंश है। गुप्त वंश शुरू हुआ 319 से। मौर्य वंश शुरू हुआ था कब? आपका 322 बीसी। यानी अगर मैं बात करूं इस चंद्रगुप्त प्रथम और उस चंद्रगुप्त मौर्य में 600 वर्षों का अंतर है लगभग। तो आप तो कंफ्यूज नहीं होंगे कभी? एक बार थम्स अप करें। बहुत सारे बच्चे यही मैसेज करते रहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य में क्या अंतर है बताओ? वो मौर्य वंश का है, गुप्त वंश का। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके गांव में आपका जो नाम है, मान के चलो विशाल जी का नाम है एक, अब आपके गांव में 4 पीढ़ी बाद किसी ने विशाल नाम रख दिया, दोनों सेम नहीं हो सकते। उसी दिन इसने राजा रानी का सिक्का चलाया, अपनी पत्नी की याद में चलाया, कुमार देवी।
वाव आदमी है। अपनी वाइफ के लिए उसने सिक्का चलाया है। ठीक है सर, कुछ जगह 320 एडी भी लिखा मिलता है। बिल्कुल ठीक प्रश्न आपने किया है अभिषेक जी, 320 एडी भी दिखा हुआ मिलता है। दरअसल में क्या होता था कि जब बहुत सारे इतिहासकारों को संशय होता है तो वो एक वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे अक्सर इतिहास में डेट आपको ऐसे मिलती है 319 से 320, यानी कह देते दोनों के मध्य में कहीं पर शुरू हुआ। तो कई जगह पुस्तकों में 319 मिलेगा, 320 मिलेगा, लेकिन ये कैलेंडर फिक्स है। 320 जहां कहीं भी लिखा हुआ है वो गलत डेट है। ठीक है, अब आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और उसकी पत्नी का नाम क्या है? कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त प्रथम और आपका चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी वाइफ कौन है? वाइफ है कुमार देवी। कुमार देवी, इनसे एक बेटा पैदा हुआ जिस बेटे का क्या नाम है? समुद्रगुप्त। और मैं पूछूं गुप्त वंश में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर किसी से पूछे जाते हैं तो समुद्रगुप्त से पूछे जाते हैं। अभी देखिए दिल्ली पुलिस हुआ है आपका, शायद हर सेट में, लगभग हर सेट में प्रश्न है समुद्रगुप्त से। ठीक है, आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त 315 एडी से लेकर के 380 एडी तक, यानी कितने वर्षों तक शासक रहा? आप कहेंगे जी 45 वर्षों तक शासक रहा है। इसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा है विंसेंट स्मिथ, एक यूरोपियन इतिहासकार है, और उसकी पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट स्मिथ ने नेपोलियन को भारत का समुद्र किस पुस्तक में कहा है? बहुत बार पूछा जाता है। तो आप क्या बोलेंगे? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का एक पूर्व इतिहास लिखा है। किसने लिखा है जी? आपका क्या बोलेंगे जी? विंसेंट स्मिथ ने लिखा है। देखो नेपोलियन क्यों? नेपोलियन आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो सर्च करना नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। यूरोप का एक शासक रहा अपने शुरुआती दौर में, तो बहुत मजबूत शासक था, लेकिन अंत में तो अंग्रेजों ने उसको हरा दिया था वाटरलू के युद्ध में 1815 में। यहां पर देखेंगे आप, इसी तरह समुद्रगुप्त से इसकी तुलना क्यों की गई नेपोलियन से? क्योंकि समुद्रगुप्त भी अपने विजय अभियानों में हारा नहीं। उसी की नीति भी लगभग नेपोलियन की जैसी नीति थी। नेपोलियन ने भी बहुत सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में करके फिर उनको छोड़ दिया था। बोले तुमको ये मानना होगा नेपोलियन पावरफुल है, जाओ ऐश करो, मजे करो, जीत के छोड़ देता था। ऐसी ही एक नीति समुद्रगुप्त की भी है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कविराज इसी को कहा गया है, क्योंकि कविराज, क्योंकि एक तो इसको कविताओं का और वीणा बजाने का बहुत शौक था। वीणा समझते हैं, जो मां सरस्वती जी के पास में है। भारतीय इतिहास में दो शासक हैं जो वीणा बजाने के लिए जाने जाते हैं, एक तो औरंगजेब और आपका दूसरा समुद्रगुप्त है। ठीक है, आगे परम भागवत, परम क्रमांक, लिच्छवी दोहित्र। ये लिच्छवियों का पोता, सॉरी पोता नहीं, देवता, दोहिता है। पोता तो किधर साइड से होता है? पिता साइड से, और माता के पक्ष की तरफ से क्या? दोहिता। देवता समझते हो ना, जैसे आप लगते होंगे अपने नाना जी के। व्याघ्र पराक्रम, यानी परम 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 नाम से उपाधि इन्हीं की है। समरसथ और काच, काच बहुत पूछी जाती है। किस शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा गया? बहुत पूछा जाता है। और कविराज के नाम से किसको जाना जाता है? कविराज के नाम से। तो ये कौन है? समुद्रगुप्त है। अब बात करें कि इसने कुल कितने राजाओं को हराया, तो आप कहेंगे भैया 9 + 12 राजाओं को। 9 + 12 यानी कुल 21 राजाओं को हराया। अब ये 9 क्या इकट्ठे हरा दिया था? नहीं, अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आपका 9 तो थे उत्तर भारत के शासक, और 12 शासक थे ये साउथ के, यानी कि दक्षिण भारत के। कहाँ के शासक थे ये? दक्षिण भारत के। ये मुझे उतारनी पड़ेगी, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, रियली सॉरी। देखेंगे, सॉरी। तो 9 + 12 की अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो 9 उत्तर भारत के राजाओं को इसने हराया। तो 9 उत्तर भारत के राजाओं को हराया, इसका मतलब क्या किया इसने? कि उत्तर भारत के राजाओं को तो इसने कंट्रोल करके रखा, अपने नियंत्रण में रखा, उनसे टैक्स भी इसने लिया। ठीक है, तो इस वाले को बोला गया क्या आपका, कि उसने आपका प्रशबोद्धरण की नीति अपनाई। इस नीति को कहते हैं प्रशबोद्धरण की नीति। बहुत पूछा जाता है प्रशबोद्धरण की नीति, स्टेट पीसीएस परीक्षाओं तक के स्तर पर पूछा जाता है कि प्रशबोद्धरण की नीति को किसने अपनाया। तो किसने अपनाया? समुद्रगुप्त ने अपनाया। भारत के किस क्षेत्र के लिए अपनाया? उत्तरी भारत के लिए अपनाया। क्या बोलेंगे? उत्तरी भारत के लिए अपनाया। लेकिन दोस्त दक्षिण के लिए उसने कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोक्षानुग्रह,
यानी इनको इसने हराया सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को सिद्ध करने के लिए, कि ऐसा तो नहीं है कि भी दक्षिण में ये इमेज मेरी बनी रहे, ग्रहण मोक्षानुग्रह। उनको हराया और उनके साम्राज्य को जीत के उन्हीं को लौटा दिया। समझे बात को? क्या बोलेंगे? उन्हीं के साम्राज्य को उन्हीं को लौटा दिया। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी ठीक है विकास, जल्दी ही। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तुम सबने डांस देख भी लिया, तुम क्लास करने आए हो, डांस डांस लिख रहे हो सब। अभिषेक, आनंद, योगिता, मोहन, तुम सबको डांस कहाँ से मिल जाता है? बोले सोशल मीडिया। बहुत बढ़िया, एक ही बात है राहुल कुमार जी, काच। ओके, बहुत सारा प्यार सतीश कुमार जी। ये बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करें कि उत्तर भारत के राजाओं को उसने क्या किया? जीता कि हारा? बोलेंगे जीता, और प्रशबोधरण की नीति अपनाई, यानी कि अपने अधीन रखा। बोले जो रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा, वो तुम मुझको दोगे। और साउथ की बात करेंगे, साउथ में उसने क्या किया? जीत कर छोड़ दिया। क्या बोलोगे? साउथ में उसने क्या किया दोस्त? जीत करके छोड़ दिया। समझे? ऐसा समझो कि दुश्मन को हराया और बोला कि ठीक है, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे बोल दिया। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात समझ में आई? आगे आएंगे। यह संगीत प्रेमी था और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त यहां से बनता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था हरिशेन। भाई किसी भी राजा के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है उसका एक सोर्स होता है, एक स्रोत होता है, एक रिसोर्स होता है। ये जानकारी हमको कहाँ से मिली है? तो इनके दरबारी थे हरिशेन। क्या बोलेंगे? इनके दरबारी हरिशेन थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। क्या बोलेंगे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यानी प्रयाग प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा में लिखा गया। प्रयाग नामक स्थान, प्रयाग क्या है? प्रयागराज है, जहां आरडब्ल्यूए की टीम जा रही है आपका 10 मिलियन को सेलिब्रेट करने। हम हर जगह जाते हैं, मतलब यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, बाकी स्टेट्स में भी हम जाएंगे बहुत जल्दी, बिहार भी जाएंगे, राजस्थान भी जाएंगे। तो ऐसे प्रयागराज जो यूपी में स्थित है, वहां पर तारीफ लिखी इसने। तारीफ लिखी तो क्या बोलेंगे? किसकी तारीफ लिखी है जी हरिशेन ने? समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त के जितने भी विजय अभियान हैं, इसकी समुद्रगुप्त के जितने भी विजय अभियान हैं, तो कभी भी आपसे पूछे कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी हमको कहां से मिलती है, या बहुत बार आप परीक्षाओं में प्रश्न देखेंगे, अब जब एग्जाम देने जाओगे आएगा ही, निश्चित ही है कि हरिशेन किसके दरबारी थे? तो क्या बोलेंगे? समुद्रगुप्त के दरबारी थे। इनके पास एक संगठित नौसेना यानी नेवी भी थी। इन्हीं के समय का आपका एक एरन अभिलेख है जो गुप्त वंश के एक शासक भानुगुप्त ने जारी कराया था, और इसमें सती प्रथा के बारे में हमको जानकारी मिलती है। सती प्रथा आप समझते हैं, मैंने आपको एक दिन कक्षा में ही समझाया है कि पत्नी की चिता पर जिंदे बैठ करके जलाने की जो प्रक्रिया होती थी, पति अगर खत्म हो गया है, पति का देहांत हो गया, तो जिंदी पत्नी को चिता पर बिठाते थे। ये सती प्रथा थी, और इसके बारे में सबसे पुरानी जानकारी हमको एरन एडिक्ट से मिलती है, एरन अभिलेख से मिलती है। ठीक है, भाषा कौन सी है गुप्त वंश के समय पर? ये गुप्त वंश की भाषा भी संस्कृत थी। और आपका प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी अगर पूछे या एरन अभिलेख, तो ये भी किस में लिखे गए? संस्कृत में। प्रयाग अभिलेख भी संस्कृत में लिखा गया। इसी प्रयाग अभिलेख को हम इलाहाबाद प्रशस्ति लेख कहते हैं, और ये समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन करता है। विजय अभियानों का वर्णन करता है। ठीक है, विजय अभियानों का ये वर्णन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात आते हैं अब समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त कब तक रहा गद्दी पर, जरा बताएं? तो आप कहेंगे 335 से लेकर के 300 एडी, 45 वर्षों तक शासनकाल रहा। इसको आप कई बार देखोगे बहुत सारी किताबों में 350 से लिखा मिलता है, एकदम से गलत डेट है, बहुत कुछ गड़बड़ी कर दी गई है वर्षों में। 350 से 380 मिलता है, मैंने कई पुस्तकों में देखा 335 से 375 मिलता है समुद्रगुप्त का कार्यकाल, एकदम से गलत कार्यकाल है। ठीक है, क्योंकि उसकी पुष्टि कहाँ से होती है? उसकी पुष्टि होती है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल वो वर्णित किया गया है विदेशी यात्री फाहियान के द्वारा, क्योंकि फाहियान 15 वर्षों तक रहा, 399 से 414 तक। तो उसने सिद्ध कर दिया, उस वजह से वो सिद्ध होता है कि इतिहास के जो बाकी वर्ष लिखे हुए आपको कोई भी अलग वर्ष मिले तो वो सब गलत है। ठीक है, समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हैं। क्या बोलोगे?
समुद्रगुप्त के दो पुत्र हैं। कौन कौन है दो पुत्र? एक है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, ये छोटा बेटा है। और एक था इसका रामगुप्त जो बड़ा बेटा है। कितने बेटे हैं समुद्रगुप्त के? दो बेटे हैं, एक चंद्रगुप्त सेकंड हो गया और एक रामगुप्त हो गया, ठीक है। तो बहुत आपको कहीं शायद नहीं लिखा मिलेगा कि समुद्रगुप्त के बाद में हम समझते हैं कि गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय आया, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्रगुप्त के बाद में कुछ समय के लिए गद्दी पर रामगुप्त आया, और रामगुप्त की जो पत्नी है उसका नाम है ध्रुवदेव। बहुत सुंदर थी। और तुम ये मत कहने लगे तुम्हें कैसे पता चलता है सबकी सुंदरता का कि वो सुंदर है, ठीक है। तो वो बहुत सुंदर थी। दरअसल में शादी होनी थी इन दोनों की, छोटे वाले बेटे की और ध्रुवदेव, इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। प्यार में सपने भी देखे, हम अपनी दुनिया बसाएंगे, मैं तुमको पूरी दुनिया का क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड टूर कराऊंगा मैं तुमको, हम हर जगह घूमने जाएंगे। हसीन सपने उन्होंने अपने, मैंने तेरे संग साथ ही, कौन सा गाना है, मैंने तेरे संग ही सात रंग के सपने बुने, ऐसे सपने इन्होंने बुन रखे थे। लेकिन क्योंकि ये बहुत कमजोर व्यक्ति था रामगुप्त, शरीर से भी कमजोर था और हर प्रकार से कमजोर था, तो किसी को ये आइडिया नहीं था कि रामगुप्त भी गद्दी पर बैठेगा। सबको लगता था चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठेगा, लेकिन समुद्रगुप्त ने परंपरा को निभा करके अपने बड़े बेटे को गद्दी पर बिठाया। अब जो इन दोनों की शादी होनी थी, तो तुम्हें पता लड़की वालों का, तो लड़की वाले प्रेम प्रेम थोड़ी समझते हैं। लड़की वालों को तो ये चाहिए राजा कौन है ये बताओ। उसने बोला जी रामगुप्त राजा बन चुका। लड़की वालों ने बोला कि शादी करेंगे जो राजा गद्दी पे। प्रेम व्रेम इश्क विस्क इस सब का कोई मतलब नहीं है। कैसे खर्चा चलेगा तेरा? सोच, राजा की पत्नी, राजा की पत्नी कहलाएगी तो ध्रुव देवी का तो हालांकि मन नहीं था, लेकिन विरोध ना कर पाई होगी, कोई बात होगी, ठीक है। हर कोई विरोध कर भी नहीं पाता। तो कहने की बात है, ध्रुव देवी ने शादी कर ली। अब शादी कर ली तो भाई साहब एक यहां पर शक शासक भी है, रुद्र थर्ड। ये शक इस समय तक देश में थे। शक समझते हैं ना? शक कौन है? विदेशी लोग हैं। इसको पता चल गई जब ध्रुव देवी की शादी हुई, तो पहले लोग घूंघट वूंघट नहीं करवाते थे तुम्हारी तरह, तुम इतना लंबा घूंघट करवाते हो, तो ये घूंघट नहीं करवाते थे। तो क्या बोलेंगे? इसने बोला, तो चर्चे जब दावत में हुई, सब लोगों को पर्चा चली, यार इतनी घरवाली सुंदर है उसकी, वाओ सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। तो उसने बोला ओए रामगुप्त ये हमको चाहिए। ऐसे मांग रहा जैसे चिप्स हो ये, कह रहा ये हमको चाहिए। तो रामगुप्त भी तुम समझना वो कितना कमजोर शासक है कि उसने जब चिट्ठी लिखी, रुद्र तृतीय ने मैसेज भिजवाया कि या तो तुमको अपनी पत्नी देनी होगी या फिर इस साम्राज्य पर हम हमला करेंगे। लेकिन भैया हुआ क्या, रामगुप्त ने बोला हमला क्यों करते हो, पत्नी को ले जाओ। इससे भी कमजोर कोई व्यक्ति हो सकता है कि अपनी घरवाली देने को तैयार हो जाए? बोला मेरी घरवाली को ले जाओ, मैं राजा हूं और घरवाली आ जाएंगी। तो भैया ये दिक्कत हो गई। अब इसका तो प्रेम किससे था? ये इसके पास पहुंच गई रोते रोते, सुनते हो जी, तुम्हारे भैया तो हमको दे रहे हैं किसी को और को, और मैं तुमसे दूर कर दी गई, पहले बहाने दे दिए गए मुझको तमाम, मैंने जैसे तैसे अपने दिल को मनाया, लेकिन आज अब तो बहुत दूर चली जाऊंगी तुमसे। इसने सबसे पहले तो इसकी गर्दन काटी, पहले तो अपने भाई को मारा, और फिर इस शक शासक को हराया। ये अंतिम शक शासक था भारत का, इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को हम सकारी कहते हैं। आप लोग संधि विच्छेद करते होंगे, शक धन अरि, अरि माने दुश्मन, शकों का दुश्मन बन के उभरा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और ये कहानी किस्सा कहां से मिलता है हमको? देवी चंद्रगुप्तम में लिखा हुआ है, नाटक देवी चंद्रगुप्तम में ये लिखा हुआ है, और जिसके लेखक हैं विशाखा दत्त। और विशाखा दत्त की इस पुस्तक को गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने का, विशाखा दत्त गुप्त साम्राज्य के बारे में जानने का एक स्रोत भी माना जाता है, कि एक अच्छा स्रोत है। कभी भी आपसे पूछे गुप्त साम्राज्य के बारे में कौन सी पुस्तक सबसे अच्छा वर्णन करती है, तो आप कहेंगे देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम। कहने की बात है कि गद्दी पर कौन आ गया? अपने भाई कमजोर शासक की रामगुप्त की हत्या करके गद्दी पे आ गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय।
बोलेंगे जी, बहुत पूछा जाता है। इसका शासनकाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके शासनकाल के बारे में स्थायी जानकारी किसने दी है? फाहियान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि है वह है सकारी। विक्रमांक, परम भागवत, दो शासकों ने यहां पर ग्रहण की, समुद्रगुप्त में भी आपने देखा होगा, और विक्रमादित्य। ये 14 विक्रमादित्य में से एक था। जैसे मैंने आपको कई बार, शायद आप लोग जानते होंगे, भारत में एक तिब्बती बौद्ध रहते हैं, दलाई लामा, धर्मशाला में। बताया था मैंने आपको, याद है नहीं? मैंने आपसे कहा था उनका असली नाम तो ग्योत्सु है, लेकिन उनको बोलते हैं दलाई लामा। तो दलाई लामा एक टाइटल है। ऐसे ही विक्रमादित्य, भारत के राजाओं ने जो एक बड़े क्षेत्र को जीत लेते थे वह स्वयं को कहते थे विक्रमादित्य। तो ये आपका 14 विक्रमादित्यों में से ये आपका दूसरे नंबर के विक्रमादित्य कहलाए। लेकिन हम लोग कई बार ये समझ लेते हैं कि विक्रम संवत इन्होंने ही चलाया। तो देखो ये गद्दी पे कब बैठे? 380 एडी में। और विक्रम संवत कब चलाया? 57 में। तो ये दोनों सेम हो सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे नहीं जी, वह तो उज्जैन का एक शासक था, उसने जब शकों को हराया था, उज्जैन के एक शासक, स्थानीय शासक ने, उसने भी अपनी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत चलाया था। इतनी समझ तो आप रखते होंगे ना। 57 बीसी का मतलब क्या हुआ? 2023 प्लस 57, यानी ये कैलेंडर आज से कितने साल पहले चला? क्या बोलोगे आप? ये तो भैया 2080 वर्ष पहले चला। और जब मैं बात कर रहा हूं 380 एडी, एडी को घटाया जाता है, यानी आज से कितने साल पहले? तो 380 आप यहां से घटा सकते हैं, ठीक है, लगभग 400 घटा लीजिए। तो ये 1600 साल पहले की बात है, वो सन 2000। एक बात तो नहीं समझेंगे ना? क्यों जी, ऐसा कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्योंकि उसने भी शकों को हराया, सकारी कहलाया, और इसने भी शकों को हराया। तो शकों को हराने के बारे में इस वजह से वो कंफ्यूजन पैदा हुआ, ठीक है। फिर जी गागर में सागर कब आएगा? भैया गागर में सागर एग्जाम से पहले आता है दोस्त। पगलुए है, मटरी, ऐसे बच्चों को हम नाम देते हैं क्या? मटरी। ऐसा कुछ धुन नहीं है पढ़ने की, क्या पढ़ना है क्या नहीं, बस हाँ पढ़ने आ गया, किसी ने बताया एप्लीकेशन लेनी आ गया, पढ़ लो। पिटाई बहुत लगाता हूँ नहीं तो। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसी व्यक्ति को भारत के इतिहास में किस शासक ने कॉपी किया? बताओ। ऐसा कौन और है जिसने अपने दरबार में 9 रत्न रखे? रत्न का मतलब विद्वान लोग। आप जानेंगे कि भैया अकबर ने भी ऐसा किया था। दिखाना किस बच्चे ने अकबर नाम सबसे पहले लिखा था। कालिदास, जिसको हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। शेक्सपियर क्यों? शेक्सपियर एक लेखक है, इंग्लैंड का एक लेखक है, बहुत चर्चित लेखक है दुनिया में, क्योंकि भैया शेक्सपियर ने लिखी है प्रेम कहानियां, लव स्टोरीज, रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी। जिन लोगों ने बीए पढ़ा होगा वो लोग जानते हैं। शेक्सपियर के नाम की वहां पर बुक भी आती है, चैप्टर आता है, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, आपका रोमियो जूलियट, और भी कई सारी हमने 12th में पढ़ी थी, जूलियस सीजर। क्योंकि जब हम आप लगभग 8वीं 9वीं क्लास में मैं था, तो हमारी बहन जी तब बीए में थी, सबसे बड़ी वाली। तो उनके पास किताब होती थी, उसमें इंग्लिश और हिंदी में कहानियां रहती थी बीए की, ठीक है। तो उसमें हमने वो कहानियां सारी पढ़ी हुई तब उस टाइम पे। क्या बोलेंगे? तो क्योंकि उसने भी प्रेम कहानियां लिखी हैं, ऐसे ही भारत में जो कालिदास हुए हैं उन्होंने भी बहुत सारी प्रेम कहानियां लिखी हैं, इसीलिए इनको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। मेघदूतम कहानी, कहानी जानते हैं, पुराने छात्र सब जानते होंगे मेघदूतम में क्या कहानी है। रघुवंशम में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो वंश रघुवंशम, उसकी बात बताई गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला जिनके बेटे भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया, उनका प्रेम कैसे कैसे हुआ, ठीक है। क्या बोलेंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम ये पहला अनुवादित ग्रंथ है। अनुवादित का क्या, ये क्या लिखा हुआ है? देखो, जब हमारे यहाँ यूरोपीय लोग आए, तो मैं आपको बताऊंगा 1784 में एक सोसाइटी बनी थी, एशियाटिक सोसाइटी। विलियम जोन्स ने उसको स्थापित किया था। विलियम जोन्स भारत में जज बन के आया था, लेकिन विलियम जोन्स ने देखा कि भारत के ग्रंथों में कितनी नॉलेज है, तो उसने उन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया। तो किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने वाला, इसमें हुआ था ये इंग्लिश में, इन्होंने उस टाइम पर यूरोपियन लैंग्वेज में। अभी आप सोचें किस भाषा में जी इसको बदला गया था? यूरोपियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेघदूतम की बात करते हैं। मेघदूत आप जानते होंगे, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, बड़ी प्रसिद्ध कहानी, आप भी पढ़ना कभी।
ऐसा वो राजा कुबेर का नाम जानते हैं, धन के राजा कहलाते, धन की नगरी है जिनके पास। तो राजा कुबेर भगवान शिव के उपासक थे, भगवान शिव जी की पूजा करते थे। अब भगवान शिव जी की पूजा करते थे तो अपने यहाँ उन्होंने एक ड्यूटी दे रखी थी यक्ष को। यक्ष रोज आता था, ठीक है, और फिर क्या करता था, उनके लिए 100 कमल लेके आता था। वो 100 श्लोक बोलते भगवान शिव जी के नाम के, ओम नमः शिवाय, और एक कमल छोड़ते। एक दिन भैया 99 कमल रह गए, 99। तो तपस्या तो बीच में रह गई, 100 श्लोक बोलते थे। आंखें खुली, उन्होंने बोला एक कमल कहाँ है। तो जो यक्ष है, उसकी नई नई शादी हुई थी, उसने बोला जी, क्या क्या बोला होगा तुम ही महसूस कर लो। उसने बोला सर ऐसे ऐसे मेरी नई नई शादी हुई है, और मेरी घरवाली जब सुबह नहा के आई तो वो बड़ी सुंदर लग रही थी जी मुझे, मैंने उसके गीले बालों में एक कमल का फूल लगा दिया। बोला अच्छा बेटा प्रेम में है, प्यार के चक्कर में पड़ रहा है। तो उसकी ड्यूटी जो है ना, उसने बहुत कठिन ड्यूटी लगाई सरभुजा के पर्वतों पर। मतलब उस बेचारे की नई नई शादी हुई थी, उसको उसकी पत्नी से दूर कर दिया गया। अब पत्नी से दूर कर दिया गया तो बेचारे को बड़ी याद आई पत्नी की। इतना रोया है, इतना रोया है घरवाली की याद में, कि कहते हैं कि उसने अपने मैसेज को, कि मेरी घरवाली तक कैसे भी मेरी बात पहुंचे, मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं। तो मेघ जो है ना, मेघ, बादलों को मैसेंजर बन के आना पड़ा। बादलों को मैसेंजर बन के आते, कहते कि बादल उसके संदेश लेके गए। मतलब कोई अननोन शक्ति उसके मैसेज को लेके गई। जैसे आपने आज यहाँ मैसेज किया मेरे पास, और मेरे पास आपका मैसेज पहुंच गया, आपके मैसेज को मेरे पास लेके कौन आया, तो आप कहेंगे डेटा ट्रांसमिशन। तो उस तरह की चीज उस टाइम पे हुई। विक्रमोर्वशीयम, राजा विक्रम और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की कहानी है, आप सब पढ़ ही सकते हैं इन सब कहानियों को, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी। देवताओं की चाल है उर्वशी के लिए। मालविकाग्नि मित्रम है, ये मालविका याद है, विदर्भ के राजा के खिलाफ जब युद्ध किया था अग्निमित्र ने, मैंने कहा था अग्निमित्र किस वंश का शासक था बताओ। अग्निमित्र किस वंश का, तो शुंग वंश का एक शासक था। कुमार संभवम को लिखा है। वराहमीर दूसरे व्यक्ति हुए। व्रत संहिता पंच सिद्धांति का व्रत जातक, और वराहमीर का संबंध किससे रहा है, खगोल से रहा है। खगोल समझते हैं ना, एस्ट्रोनॉमी, तो ज्योतिष हो गया। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है, तो वो तो भूगोल है। और ये आसपास क्या है हमारे पास, जो अंतरिक्ष में, मतलब पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी आप जानते हैं ना कि हम सब उल्टे लटके हुए हैं, ये बात जानते हो ना आप। आपको लगेगा कि आप सीधे खड़े हैं, लेकिन दरअसल में हम सब कैसे चिपके हुए हैं पृथ्वी से, क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने हम सबको इकट्ठे किए हुए हैं। हम सब ऐसे हैं, तालाब ऐसे है, समुद्र इस पर ऐसे है, जमीन, बिल्डिंग, तो हम सब कहाँ पर हैं, हवा में लटक रहे हैं। आदमी कहाँ पर है, आदमी ये रहा, हम ऐसे खड़े रहते हैं इस पे पैर के बल। तो हम हैं कहाँ पर, आप अपने ऊपर देखोगे तो क्या दिखेगा, आसमान, क्योंकि ये सब क्या है, ये अंतरिक्ष आपको दिखता है। ये सब खगोल है। पृथ्वी के अंदर जो है वह भूगोल है। तो इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकु तीसरे व्यक्ति रहे इनके संपर्क, आपका वास्तुकार। वास्तुकार कौन होता है, जो घर आदि, मकान आदि, मंदिर आदि के नक्शे बनाता है, आर्किटेक्ट जिसको हम कहते हैं। छपणक बहुत पूछा जाता है, यूपीपीसीएस 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले छपणक का संबंध किस विषय से था। अमर सिंह अमरकोश है, घटकर पर मुख्य सलाहकार था। धनवंतरी बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकित्सक है, डॉक्टर है। धनवंतरी तो आज भी डॉक्टरों को कह देते हैं, बोले तुझे बहुत इलाज पता, तू बहुत बड़ा धनवंतरी है। जैसे कोई कुछ बताने लगे, ये कहे तू धनवंतरी है, तू बताएगा, तो क्या बोलेंगे जी, धनवंतरी डॉक्टर था एक। दरअसल में धनवंतरी, अभी आपने दिवाली मनाई, दिवाली से पहले क्या था, एक धनतेरस नाम का त्योहार आपने मनाया। तो धनतेरस हम किसके लिए मनाते हैं, धनवंतरी के लिए ही मनाते हैं। लेकिन ये वाले धनवंतरी नहीं है भाई साहब, वो धनवंतरी देवताओं के भी एक चिकित्सक थे। अब तुम ये मुझसे ना पूछना कि भैया देवता भी क्या बीमार होते थे, होते ही होंगे अगर चिकित्सक था तो देवताओं के चिकित्सक का वर्णन मिलता है। देवताओं के चिकित्सक थे धनवंतरी एक, वहीं से वो नाम चलता आ रहा है जिनके लिए धनतेरस मनाते हैं। लेकिन ये साधारण आदमी है। वररुचि बेताल भट्ट, ये जादूगर है जिसने सिंहासन 32 पुस्तक में ली है। सिंहासन 32 पुस्तक लिखी है, 32 नहीं 32।
वो वाला बेताल नहीं है जो विक्रम के कंधे पे चिपक जाता है, कहता कहानी सुनाओ जब भी हट जाऊंगा, हट के बोलेंगे जी। सर जी शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर है ना? जी हाँ मेघाराम, विलियम शेक्सपियर को ही हम शेक्सपियर कहते हैं। अंग्रेजी में तो नाम उनका बोला जाता है शेक्सपियर है। सर आपकी वाइफ का क्या नाम है? मधुमालती। मेरी घरवाली का नाम मधुमालती है। पूरा नाम बताऊं क्या? मधुमालती एंजेलिना। मतलब वो नाम के पहले एंजल नहीं लगाती, जैसे एंजल प्रिया विरिया होती है ना, वो एंजेलिना बाद में लगाती है। मधुमालती एंजेलिना, इसको लिख लेना, कोई पूछे बताना उसको। ठीक है भैया, ये नौरत्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। आगे आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नौ रत्नों में से नहीं है, लेकिन गुप्त साम्राज्य के समय ही हुए। क्या बोलोगे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट आप सब लोग जानते ही होंगे। भारत में इतने महान गणितज्ञ पैदा हुए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इतने गर्व की बात है कि इसी सूर्य सिद्धांत को हम आर्यभट्टियम पुस्तक भी कहते हैं। जीरो का मान, आप अक्सर गूगल करेंगे जीरो के नाम के फला फला नाम आपको मिल जाएंगे, किस व्यक्ति ने जीरो खोज की, सब गलत है। पेटेंट उन लोगों ने कराया, इसलिए गूगल और अन्य रिसर्चेज में उसको दिखाया जाता है, लेकिन सबसे पहले जीरो की खोज भारत में हुई। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। क्या बोलोगे? आपका पाई का मान, पाई का सबसे पहले मान जो है आपका आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। मिलेंगे आपको तमाम नाम, पाई की खोज उसने की, वो पेटेंट है। दरअसल में देखो, जैसे नीम है, नीम से आप लोग दातुन का हमारे यहाँ सिद्धांत था, पूरी दुनिया में कोई दातुन नहीं करता था नीम से। और अन्य अगर हम देखें पाए जाने के आधार पर, तो भारतीय महाद्वीप में पाया जाता था, भारतीय उपमहाद्वीप में। लेकिन हम लोग क्या है, अपनी चीजों को पेटेंट नहीं कर पाए। पेटेंट का मतलब पेटेंट अधिनियम के अनुसार या कॉपीराइट एक्ट के अनुसार कौन व्यक्ति उस पर अपना नाम सबसे पहले रजिस्टर्ड करा लेता है। जैसे मैं कोई किताब लिखूं और मैं उसको पेटेंट करा लूं, तो बाकी कोई अगर मेरी किताब से कुछ बाद में काम होगा तो उसको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझको पैसे देने पड़ेंगे, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, तब वह कुछ काम कर पाएगा, अदरवाइज वह कोई काम नहीं कर पाएगा। अब बड़ी दिक्कत आई जी। तो बहुत सारी चीजें, जैसे अलग अलग नाम आपको मिल जाएंगे। अंडर रूट किसका है? आर्यभट्ट। क्यूब रूट किसका? क्योंकि इन सब के बारे में प्राचीन पुस्तक आर्यभट्टियम में लिखा हुआ है। आर्यभट्टियम में सब कुछ लिखा हुआ है। यही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले, गैलीलियो कुछ नहीं है, गैलीलियो का आविष्कार अपने आप में महान है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके सामने कुछ नहीं है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की, अपने आप में बड़ी खोज है, उसने प्रैक्टिकली ये सिद्ध किया। लोगों ने गैलीलियो को मारा। गैलीलियो ने जब कहा ना कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अब इससे पहले क्या समझते थे लोग कि पृथ्वी एक जगह है। अब क्योंकि सूरज इधर से इधर चला जाता, तो लोग कहते पृथ्वी नहीं घूम रही, सूर्य घूमता है। गैलीलियो ने देख लिया दूरबीन से। अच्छा, उसने लोगों से कहा भैया पृथ्वी घूमती है, सूर्य अपनी जगह है। भाई बहुत मारा उसको, इतना मारा कि उसको अपनी रिसर्च बंद करनी पड़ी थी। उसकी रिसर्च तो उस बेचारे के मरने के बाद में प्रचलित हुई है। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति जिन्होंने बिना किसी आविष्कार के ये खोज की थी कि पृथ्वी जो अब से पहले गोल मानी जाती थी, उन्होंने कहा था पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है, उसकी इस रेडियस में अंतर है। आप लोग इतना ही तो समझ रखते होंगे ना, कोई भी चीज गोल जब होगी जब उसकी त्रिज्या समान होगी, लेकिन हमारे इस डायमीटर में अंतर है। भाई डायमीटर भी तो समान होना चाहिए गोल चीज का। कोई भी चीज गोल कब होगी? जब ये भी आपका मान के चलिए ये डायमीटर 7 हो और ये भी 7 हो, तभी तो गोल होगी। यस और नो? तो बहुत सारे आविष्कार किसने, क्या बोलेंगे, बहुत सारे समीकरण आर्यभट्ट के द्वारा दिए गए। वात्स्यायन, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, बहुत चर्चित पुस्तक रही दुनिया की। कि काम सूत्र से मतलब क्या है कि पति पत्नी अपने पति पत्नी के जो संबंध होंगे, शारीरिक संबंध, वो एक दूसरे से शारीरिक संबंध किस प्रकार बनाए, उस सब की विधियां कामसूत्र में बताएगी। और ऐसा नहीं था कि शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया, फिर उसमें सब कुछ बताया गया कि एक बच्चे के पैदा होने के लिए, एक मां के गर्भ में बच्चा जब पहुंच रहा है, तो मां को किन चीजों का ध्यान रखना है।
आज आप देखेंगे हम शास्त्रीय शिक्षा से दूर होके लड़कियां चिल्ली पटेटो खाने में बिजी हैं, बर्गर चाउमीन खाने में लड़कियां बिजी हैं। हमारी बहनें, हमारी भाभी, हम सबका भी जन्म किसी कोख से हुआ, तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमको ये जीवन आगे बढ़ाना है, तो एक हेल्दी जीवन आगे बढ़ाना। आपको कोई हक नहीं है कि कल आप एक कुपोषित बच्चे को जन्म देंगी, और कुपोषित बच्चा सिर्फ इस वजह से हो जाएगा कि आपको एक टाइम पे पानी के पटाखे खाने थे, आपको बेहद पसंद थी, आपको एक टाइम पिज्जा खाना था क्योंकि पिज्जा आपको पसंद था, तो क्या आपको हेल्दी जीवन नहीं दिया आपके माता पिता ने? तो क्या आपका राइट नहीं बनता कि आप आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ पीढ़ी की तरफ लेके जाएं, ना कि जुबान चटोरी करने के चक्कर में कुछ भी खाएं, खुद अपनी सेहत खराब करें और आगे आने वाली पीढ़ी की भी सेहत खराब करें। आप इतना तो जानते होगे ना, डार्विन से इतना समझा होगा, मैंने तुमको बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आते हैं। एक समय पे बच्चे कमजोर होने ही लग जाएंगे अगर लगातार वही प्रक्रिया चलेगी, लगातार वही प्रक्रिया चलती अगर रहेगी तो फिर क्या हो जाएगा, कुपोषित बच्चे को जन्म हम देंगे। तो हमारी कोई बहन, आप सोचिए आज कितनी लड़कियां मतलब अबॉर्शन हो रहे हैं क्योंकि वो बच्चे को सहन नहीं कर पाती, मिस कैरेज कितने सारे हो जाते हैं। आज कितने सारे आप देखोगे बच्चे को जन्म देते समय महिलाओं की मौत हो जाती है। आप देखिए नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत दूर की बात हो गई है, सिजेरियन बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर कट लगाता है पेट में, बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। इस सब का सबसे बड़ा कारण खुद एक तो ये होता है कि भाई शारीरिक संरचना भी कई बार ऐसी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, लेकिन वो 1% शरीरों में पाया जाता है। इसीलिए स्वास्थ्य सबसे पहले, आप ये सीख लीजिए। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, अभी हाल ही में नोवाल हरारी की एक पुस्तक मैंने पढ़ी, होमो डेयस। इससे पहले मैं उनकी सेपियंस किताब पढ़ रहा था और शायद मैंने अभी 4 या 5 दिन पहले ही होमो डेयस को पढ़ के खत्म किया। मैं वहां से एक कंक्लूजन पे पूछा कि पूरी दुनिया तबाह किस प्रकार होती रही। हम इस बात पर रो रहे हैं कि 800 करोड़ लोग आज हो चुके हैं। बड़ी बात ये नहीं है, 800 करोड़ से ज्यादा लोग मर भी चुके हैं आज तक। आप कहेंगे भैया मरना तो सत्य है, लोग मरेंगे, जिए हैं तो, लेकिन मरने का रेशियो देखिए। वहां पर वर्णन है 13वीं शताब्दी के समय पर किस प्रकार से आपका ब्लैक डेथ नाम से बीमारी फैली। उस समय पूरी दुनिया की लगभग 40% आबादी को ब्लैक डेथ ने मार दिया। चेचक जैसा जो एक जहाज से, एक फ्रांसीसी जो एस्टोनिया से पुर्तगाल जहाज गया, उस जहाज पर पहुंचा कैप्टन कुक जैसे व्यक्ति जो खोजी थे, कैसे वो एक वायरस दूसरे महाद्वीप तक पहुंचा दिए। जो ये विदेशी यात्री आए तो उन्होंने डेटा लिखा हुआ है उस सब के बारे में, वर्णन कि व्यक्ति कैसे मरता रहा। और आपको जानकर के यह आश्चर्य होगा कि सन 2010 से लेकर के और सन 2022 तक कोरोना के द्वारा हो गई मौतों को यदि छोड़ दिया जाए तो जो मरने वाले लोगों की संख्या वो सबसे बड़ी हेल्थ इशू से है। इस पूरी दुनिया में जितने परमाणु हमले हुए और आतंकवादियों ने जितने लोग मारे, उसका लगभग 450 गुना लोग हेल्थ इशू की वजह से मर रहे हैं। और आंकड़े ये हैं WHO के कि 2040 आते आते हेल्थ की वजह से मरने वाले, खराब हेल्थ की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या 70% हो जाएगी और एक दिन ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ये जो दुनिया जिसको हम लोगों को बेहतरीन बनाना था, इसको एक दिन हम खत्म कर देंगे हेल्थ इशूज के चलते हुए। और लोग कहते हैं ना पानी संकट बनेगा, नो, वो कहते हैं पर्यावरण संकट बनेगा, वो तो संकट है ही है, लेकिन उस सबसे बड़ा संकट है आपका स्वास्थ्य का संकट। आपकी सरकारी नौकरी या किसी भी चीज से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, सबसे पहले वह है। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप रखेंगे। एक कोल्ड ड्रिंक, फलाना ढिमकाना, कॉफी के नाम पर, चाय के नाम पर जो तुमको बहकाया गया, बोले जी स्टूडेंट हैं जी, हम तो चाय पीते हैं, तुम्हारी कसम मैं तुम्हें बताऊं, ये सिर्फ एक मिथ है। आप इस मस्तिष्क को सल्फर की जितनी आदतें, थीन, कैफीन, निकोटीन की जितनी आदतें पहुंचाएंगे वह ऑब्जर्व करेगा, डिमांड करेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप किसी और के कहने से मानते हो। कोई आपसे कहे कि बहुत सारे मैं देखता हूँ मुखर्जी नगर के स्टूडेंट्स चाय पी के पढ़ रहे हैं, प्लीज आप लोग ऐसा ना करना। ये सब बच्चों नशा ही है, चाय नशा है।
आप कहेंगे भैया हमारी मम्मी पीती हैं, मम्मी कोई और नशा नहीं कर पा रही, तो हर व्यक्ति को जीवन में एक नशा चाहिए, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए। कोई कोल्ड ड्रिंक, ये नशा है, ये जहर है, ये उतना ही बड़ा जहर है जितना बड़ा जहर शराब पीने वाला है और सिगरेट पीने वाला है। बस ये समाज में एप्लीकेबल है कि चाय चाय हम रिश्तेदारों को भी पिलाते हैं, सब लोग पिलाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको शुरू किया कि इसका बुरा किसी को नहीं लगेगा, तो समाज के चलन में आ गया। आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ शराब चलन में है, वहाँ शराब का कोई बुरा नहीं मानता, वहाँ रिश्तेदारों को चाय दे दी तो शायद बुरा मान जाएंगे शाम के टाइम। ये समाज के अकॉर्डिंग है कि हमने क्या, तो हम अपने खान पीन में कौन सा कल्चर अपना रहे हैं, यूरोपियन कल्चर, वो हमको छोड़ना होगा। एक्सरसाइज करनी शुरू करो, फिट रहो, मस्त रहो। अब आते हैं फाइयान पर। फाइयान भारत कब आया जी? 399 ईस्वी से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में रहा। क्योंकि मैं जानता हूं कि देखो, आप जब स्टूडेंट है तो आप इतनी मेहनत कीजिए, कोई आपसे ये कहे 8 घंटे सोना है, मैं समर्थन में हूं कि मैं बोलूंगा हाँ सोना जरूरी है मस्तिष्क के लिए, उसको विराम देना चाहिए। लेकिन आपका 2 दिन पढ़ने का मूड है अगर, और आप 2 दिन पढ़ने, तुमको नींद नहीं आ रही है, तो मैं कहूंगा पढ़ना ज्यादा बेहतर इलाज है। आपसे कोई कहे कि आप यार 4 घंटे सोते हो, 3.5 घंटे सोते हो, मैं कहूंगा आपके शरीर, आप देखिए ना, आपका काम चल रहा है तो ठीक है, लेकिन आप एक दिन सोए 3.5 घंटे और अगले दिन पूरे दिन सोए, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए नींद जरूरी है, तो उस हिसाब से बनाइए। दूध वूध पियो यार, भारत की संस्कृति है, जहर मत पीना तुम प्लीज कोई भी। तो फाइयान के बारे में बात करते हैं, वापस आएंगे। फाइयान किस देश से आया? चीन से आया। और मैं कभी बीच में ऐसे 5 मिनट या कभी आपसे बात करता हूं तो उसके लिए माफ़ी है, उन छात्रों से माफ़ी है जो छात्र ये सोचते होंगे जी पॉइंट टू पॉइंट बात करो। तो कई बार मतलब गाइड करने का काम एक अध्यापक का ही होता है बच्चे को, और शायद कोई, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई एक बच्चा भी अगर फॉलो करे तो मेरे जीवन के लिए बड़ी बात होगी, और वो कोई एक बच्चा मुझे मिल जाएगा, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, पुस्तक है इसकी फाक्यों की। कौन सी? फाक्यों की। चीनी लेखक भारतीयों को क्या कह करके पुकारते थे? यिंतु। कोई भी चीनी लेखक हो, सबने यिंतु कहा है। चंद्रगुप्त की 2 राजधानियां थी, एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैन। बोलेंगे चंद्रगुप्त की कितनी राजधानियां थी? अच्छा, अब से पहले मैंने किसी राजा का नाम आपको बताया था कि कोई एक राजा था जिसकी 2 राजधानियां थी, आप बताएंगे कौन राजा थे जिनकी राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी? तो आप सबका आंसर आएगा कि कनिष्क है। क्या? कनिष्क है, हाँ जी। फिर कोई बात नहीं है, नहीं बात तो कोई है ही नहीं, आई नो 99% बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको दिक्कत होती है, वह भी हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है, मैं उन बच्चों से कहता हूँ अपनी किसी भी भूल के लिए आप लोग क्षमा करना, हम आपको, आप हमको, कोई गलती हम करेंगे नहीं वैसे कभी भी आजीवन, कोई दिक्कत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्र द्वितीय से किया, और इनकी मदद लेकर के, देखो रुद्र तृतीय को जब उसने हराया, तो रुद्र तृतीय को जब उसने हराया तो उसने जो अपनी बेटी की शादी की थी किससे? वाकाटक नरेश से। क्या बोलेंगे? वाकाटक नरेश रुद्र सेकंड से की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शक शासक रुद्र द्वितीय को हराया था। आप कहेंगे भैया चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर दिया? उसकी तब शादी हुई थी, तो पुत्री, उसकी अन्य शादियां भी हुई हैं। जो ध्रुव देवी है, ध्रुव देवी से तो उसका पुत्र पैदा होगा, ध्रुव देवी से तो उसका पुत्र पैदा होगा। ठीक है, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए किससे रिलेशन बनाया? वाकाटकों से। क्या बोलेंगे? वाकाटक। वाकाटक वंश था जिनका संस्थापक था विंध्य शक्ति। आज 3 बजे के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम्ब साम्राज्य के शासक काकुत्स वर्मा की बेटी से अपने पुत्र का विवाह करवाया। कदम्ब ये ब्राह्मण साम्राज्य था, मैं आपको अन्य साम्राज्यों के बारे में जानकारी दूंगा। तो कदम्ब साम्राज्य, ठीक है, के शासक कौन थे? काकुत्स वर्मा की बेटी से शादी कर। पहले के राजा जाति व्यवस्था को नहीं देखते थे, पहले के राजा देखते थे कि हमको राज्य कैसे बचाना है। ठीक है, तो वो विवाह संबंधों का सहारा लेते थे, और जो उनको लगते थे कि भाई हमारे राज्य में मिलने लायक लोग हैं, वह उनसे शादी विवाह करते थे। ठीक है, पानी से बेहतर कुछ नहीं है दोस्त पीने के लिए, कितना भी पानी पीजिए। इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता। पानी अमृत है, जल जीवन है। ठीक है, इसने मथुरा क्षेत्र को किससे जीता था? कुषाणों से जीता था। इस बारे में जानकारी मथुरा अभिलेख से मिलती है।
मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया है। ठीक है, मेहरौली चंद्र स्तंभ पे क्या नाम मिलता है? चंद्र नाम लिखा हुआ मिलता है। लोह स्तंभ का क्या मतलब हुआ भैया? यानी लोहे का बना हुआ स्तंभ है। और मेहरौली कहां पर पड़ता है आप जानते हैं? दिल्ली में आप कभी जाएंगे, दिल्ली में जो आप कभी ना कभी तो जाएंगे ही सारे लोग, ठीक है, जिन लोगों को जो यूपी वाले हैं, यूपी वाले तो चले ही जाएंगे, नज़दीक है। दिल्ली वाले जो बच्चे सेलेक्ट होंगे आपका सीआईएसएफ में सेलेक्ट होंगे, या अन्य आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी हेडक्वार्टर हैं, एसएसएफ की पोस्टिंग ही दिल्ली रहती है। ठीक है, एसएसएफ हर किसी का चॉइस होता है पैरामिलिट्री फोर्स में जाने का, क्योंकि उससे आसान नौकरी है नहीं, उससे बढ़िया नौकरी भी नहीं है। तो दिल्ली में जब आप जाएंगे तो जो कुतुब मीनार वाली जगह है उसको बोलते मेहरौली। दिल्ली में पड़ता मेहरौली। मेहरौली दरअसल में क्या था? वराहमीर किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वराहमिहिर को एक हवेली दी थी, तो उसको बोलते थे वराहमिहिर की हवेली, क्योंकि भाई इतने बड़े खगोलज्ञ थे। तो उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने विद्वान लोगों को ये कहा कि आप रिसर्च कीजिए, राजा आपके साथ है, जो कुछ भी व्यवस्था चाहिए राजा आपके लिए करेगा। और हमको हमेशा करना चाहिए, जो लोग रिसर्च कर सकते हैं उनको हमको हमेशा सहारा दे के आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी वराहमिहिर की हवेली को धीरे धीरे लोगों ने बोला मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली, मेहरौली, 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 आज बन गया ये दिल्ली का मेहरौली। इस जगह का पुराना नाम है वराहमिहिर की हवेली। तो ये जो मेहरौली है, इस मेहरौली में क्या है? कुतुब मीनार परिसर है। कुतुब मीनार का जिक्र हालांकि बाद में आएगा। तो कुतुब मीनार के जस्ट सामने, आप कभी कुतुब मीनार घूमने गए होंगे तो वहां आप देखेंगे लोह स्तंभ। ये खास बात क्यों है? लोहे का स्तंभ खुले में गढ़ा हुआ है, आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। वैज्ञानिकों के लिए आज भी ये रिसर्च का विषय है कि भाई अगर हम बात करें, आज से 1600 साल पुराना लोहा खुले में एक स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ और उस पर जंग नहीं लगा है। ठीक है, बोले बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत? सांची के स्तंभ लेख से ग्रामदान के बारे में पता चलता है कि इन्होंने गांवों को भी दान किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत देवी चंद्रगुप्तम है, और जिसके लेखक हैं विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त। कुमारगुप्त किसका बेटा हुआ जी? बोलेंगे पिता चंद्रगुप्त, माता ध्रुव देवी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसी ने की। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया था ना, बोलेंगे एक बार। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमने बात की थी। कहां पर स्थित है? बिहार में है। इसी की उपाधि महेंद्रादित्य है। इसी ने मोर और कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के चलवाए, जो चांदी के बने हुए थे। ठीक है, देखो सोने का सिक्का जो चलाया, वो चलाया महाराज अधिराज चंद्रगुप्त प्रथम ने, इनको बोलते महाराज अधिराज भी कहते हैं। चांदी का सिक्का चलाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको रुपयक कहते हैं। और तांबे का सिक्का कौड़ी, जो अन्य शासकों ने चलवाए। तो यहां देखने वाली बात यह है, पूछा जाता है कि गुप्त वंश के दौरान सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के को, ठीक है, और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो क्या बोलेंगे? दिनार और रुपयक। तो कुमारगुप्त को किसके लिए जाना जाएगा? नालंदा की स्थापना के लिए एकमात्र प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद में गद्दी पर कौन आया? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाम मैंने आपको कहीं बताया था, याद कीजिए, बस एक शब्द लिख के बताइए कि यहां मैंने आपको बताया था। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया हमने नाम लिया था इनका, कब? जब हमने सुदर्शन झील का नाम लिया था। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक है। ठीक है, इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ, और हूणों का जो नेतृत्व किया वो किया तोरमाण, उनका नेता है वो। हूण भारत में मिड एशिया से आए, हूण भी मिड एशिया से आक्रमण करने वाली एक जाति थी। इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, और याद रख लेना हूणों के आक्रमण पे क्या हुआ? इसने हूणों को विफल कर दिया था। एक बच्चा कह रहा दिनार का क्या मतलब है? दोस्त यही तो बोला, सोने के बने हुए सिक्के को दिनार कहते हैं। ये कौन सी बात हुई? जैसे मैं बोलूं कि आपसे ये तो ये बात आपने कर दी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कौन हुआ, मैं आपसे बोलूं कुमारगुप्त, तो आप कहें कुमारगुप्त कौन है? रिवर्स कर लीजिए। इतने बुद्धू क्यों बनते हो कि जानबूझ के बनते हो? सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार, तो मुझे आप बताएं जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो आप कहेंगे भैया रुद्रदामन ने कराया था। सारे दोस्तों ने उत्तर दिया सुदर्शन झील। नाम दिखाएं बच्चों के, अमरजीत कुमार जी, उद्धव, प्रमोद। हेलो सर वालों के नाम मत दिखाया करो।
होना जाना नहीं इनका कुछ, क्योंकि ये बात किसी की सुनते नहीं। उन बच्चों को दिखाया करो जो आंसर लिखते हैं सिर्फ। वेरी गुड। सुदर्शन झील जो गिरनार में स्थित है। अभिषेक वेरी गुड, बहुत शानदार। गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए? कुल 24 शासक हुए हैं। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। सामंत का मतलब मंत्री। कुषाण समझ रहे हैं? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कुडफिसेस ने जो कुषाण वंश बनाया है, उनके समय मंत्री थे। ये अलग होकर के श्रीगुप्त ने एक वंश की स्थापना की थी। अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक है आपका विष्णुगुप्त। इस विष्णुगुप्त को ही हम कुमारगुप्त थर्ड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। याद है सुदर्शन झील के बारे में लिखा हुआ है कि इसको जूनागढ़ अभिलेख से, और जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी कराया था? वेरी गुड, बहुत शानदार। इकोनॉमिक्स से, सारे सब्जेक्ट से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे एसएससी जीडी में। यूपीएसआई में वही प्रश्न, क्योंकि वहां पर 40 क्वेश्चन आते तो दोगुना कर लीजिए। दोगुना भी नहीं होगा, 1 1 2 2 वहां भी आते, क्योंकि वहां पर पॉलिटी और लॉ कॉमन है। 24 नंबर का पॉलिटी और बेसिक लॉ आएगा यूपीएसआई में 40 में से, तो 60% तो वही हो गया। बाकी 16 में बाकी सब कुछ आएगा। एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन में से स्टैटिक जीके आ जाएगी 10 की, तो 8-10 की, तो करंट अफेयर्स के 2-3 क्वेश्चन, और बाकी सब्जेक्ट वाइज 1 1 2 2 क्वेश्चन सबके आएंगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है एक दिन इस क्लास में किसको आपको प्रायोरिटी पर रखना है। पॉलिटी, हिस्ट्री और आपका स्टैटिक जीके, 3 सब्जेक्ट पे बहुत मजबूत कमांड होनी चाहिए जीडी देने जा रहे हो। यूपीएसआई के लिए पॉलिटी, बेसिक लॉ, और साथ में आपका यूपीएसआई वाले सुना, आपका बेसिक लॉ, पॉलिटी, और आपका जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, और सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ में यूपीजी के, आपकी इन 4 पर कमांड होनी चाहिए। ये फॉलो करोगे तो फायदा देगा परीक्षा में, बाकी आपकी मर्जी है। अर्थव्यवस्था में भू राजस्व ये उपज का 1/6 होता था, यानी कि भू राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू, जितनी उपज होती थी किसान का उसका 1/6 हिस्सा वह राज्य को देता था। बिना आपका जुती हुई भूमि को क्या बोलते थे? अपरहत बोलते थे। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे पॉलिसी क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था। ये दंड पाशिक बोलते थे। पुलिस प्रमुख, पुलिस प्रमुख, इसका बच्चे का नाम दिखा ऊपर क्या था जो लिख रहा है रिकॉर्डेड बैच? इसका कोर्स बंद कर दो, तो पढ़ना वढ़ना है नहीं, ये सिर्फ अपना नाम बुलवाना चाहता है। कोर्स बंद कर दो इसका, श्योर कर दो पक्का। प्रशासनिक व्यवस्था दंड पाशिक, पुलिस प्रमुख है। ठीक है, महासंघिक विग्रह, विदेशी नीति। ठीक है, जो भी फॉरेन पॉलिसी के लिए आज भी तो हम आपका फाइनेंस, सॉरी, फॉरेन पॉलिसी के लिए आज भी तो फॉरेन मिनिस्टर होता है हमारे यहाँ। हाँ, यही रिमास जो था, रिकॉर्ड कर लो इसको, ऐसे बात कराना मेरी फ़ोन पे। इसके घर मतलब मम्मी पापा का फ़ोन लगाओ, फ़ोन नंबर होगा ना रजिस्टर्ड, जब तक मम्मी पापा से बात नहीं कराए तब तक ऑन नहीं करना है ना। महादंड नायक न्याय विभाग का प्रमुख है, और मेरी ही बात कराना है ना। क्या बोलेंगे? महादंड नायक जो न्याय विभाग का प्रमुख है, न्याय विभाग का प्रमुख है। आप देखो आपका कोर्स बंद हो गया है, नाम तुम्हारा अब भी नहीं लूंगा मैं, लेकिन आप अपना कोर्स चलवाना चाहते हैं तो सच में अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो घर बात कराना एक बार। ठीक है, मैं बात करूंगा उनसे एक बार। मैं चाहूंगा कि आप उनकी निगरानी में पढ़ाई करें। ठीक है, महादंड नायक ये न्याय विभाग का प्रमुख था। अग्रहारिक ये चैरिटी वाले डिपार्टमेंट को देखता था। भटकर ये पुलिस पर लगता था, पुलिस का टैक्स था, मतलब पुलिस पर नहीं लगता था, पुलिस टैक्स था, मतलब पुलिस के लिए दिया जाता था कि आपके लिए पुलिस चाहिए। नहीं, ये नहीं है। चाटकर लुटेरों पर कर है। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? जो लुटेरे होते थे राज्य में। अब कल की क्लास को हम यहाँ से शुरू करेंगे कि गुप्त वंश के दौरान कौन से मंदिर बने, और फिर हम गुप्तोत्तर काल की तरफ राजा हर्षवर्धन की तरफ बढ़ेंगे, और उस तरह हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। और फिर दोस्त हम आएंगे आपका मध्यकालीन भारत, जिससे आजकल इतिहास में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो मध्यकालीन भारत को हम कोशिश करेंगे कि आपका 3-4 दिन में ख़त्म कर ले, क्योंकि प्रश्न बनता है आपका आधुनिक भारत से, वहाँ हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते। मिलते हैं कल। थैंक यू।